Hello everyone, welcome back to EduTap. I welcome you back to the 5 MCQ series on finance, and today we'll be discussing a yet interesting topic, risk management, which is very important for RBI grade B and SEBI grade A as well. हर साल alternatively एक या दो क्वेश्चंस हम देख ही लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, लेट इट बी टाइप्स ऑफ रिस्क, बेसल नॉर्म के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट टॉपिक है आरबीआई का. And I assure you that if you stay for the next 10 to 15 minutes with me, you'll be able to solve all the questions based on this chapter, and you'll also get to know the types of questions which are coming in the exam. So stay throughout. So before beginning the session, I have a very great news for you. यार as an aspirant हम सबको क्या इशू होती है, हमें सारे इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिलती. हमारे कॉमन क्वेरीज, स्ट्रैटेजी, पैटर्न, कट ऑफ्स, या आपका सैलरी क्या है, पर्क्स क्या है, रोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस सोर्स को फॉलो करें, ये सारे इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठे कभी नहीं मिलते एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और समवेयर इट बिकम्स अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर आवर प्रिपरेशन. So keeping this fact in our mind, we at EduTap are presenting you a guidebook on RBI Grade B and SEBI Grade A, which will answer all your common queries and will give you a good head start towards your preparation. And this guidebook is absolutely free of cost, and it is a must because it is going to save an ample amount of your time, and you can directly jump into your preparation phase. You can download this book from the description link given below. If you are new to our YouTube channel, do press the bell icon to receive more updates and join the Telegram channel to receive the PDFs of the session. चलो सबसे पहले आज समझेंगे रिस्क क्या होती है. बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चन डायरेक्टली, सबसे पहले समझ जाते हैं कि रिस्क क्या होता है. ठीक है, कीप इन माइंड दैट रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी. एक अनसर्टेनिटी है रिस्क. किस बात का अनसर्टेनिटी है? इट इज एन अनसर्टेनिटी अबाउट द डिविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम. एक एक्सपेक्टेड आउटकम का डिविएशन है, मतलब जो हमारा एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है और जो एक्चुअल आउटकम होता है, उस चीज में जो डिफरेंस आती है, उस अनसर्टेनिटी को रिस्क कहते हैं. ठीक है, एक चीज याद रखना, सिंपली दो ही चीज रिस्क के बारे में जब भी आपसे कोई पूछे तो दो चीज आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न. ठीक है, मतलब जितना ज्यादा रिस्क लोगे, ग्रेटर विल बी योर रिटर्न्स. एंड सेकेंडली, रिस्क इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल रिक्वायरमेंट. मतलब ऐसे बिजनेसेस जो बहुत रिस्की हैं, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होगी. क्यों हाई होगी? मान लो आपका बिजनेस एक वॉलेटाइल नेचर का है. ठीक है, वॉलेटाइल नेचर का क्या मतलब है कि जो नेट कैश फ्लोज है बिजनेस के पास, वो बहुत वॉलेटाइल है और वो एक सेट पैटर्न में नहीं आ रही. वैसे केसेस में द रिस्क पोटेंशियल इज वेरी हाई. तो बिजनेस क्या करता है कि अपने पास इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस को असाइड करके रखना है. तो ये दो चीजें हमेशा याद रखना. तो दिस इज व्हाट रिस्क इज. नाउ वील सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन आस्क. दिस क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द टाइप ऑफ रिस्क. दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच रिस्क अराइजेज व्हेन अ परफॉर्मिंग एसेट टर्न्स इनटू अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सबसे पहले परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या किस रिस्क के अंदर आएगी? सबसे पहले तो याद रखो कि ये लिक्विडिटी रिस्क का टाइप है, और ऐसे रिस्क को क्या कहते हैं? टाइम रिस्क कहते हैं. तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क एंड द आंसर टाइम रिस्क एज वेल. चलो सबसे पहले लिक्विडिटी रिस्क क्या है? लिक्विडिटी रिस्क ये है, मान लो एक बैंक है एंड देयर इज अ डिपॉजिटर, लेट्स से मिस्टर एक्स, who comes to the bank and says that I am going to deposit 10 crores with you for the next 5 years. ठीक है, बैंक कहती है ठीक है आप डिपॉजिट कर लो. अब बैंक क्या करती है?
अपने रिक्वायरमेंट्स जो उसका CRR SLR कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है अलग करके जो बचा कुचा पैसा है वो लोन के फॉर्म में घुमाती है इकोनॉमी में। क्यों घुमाती है? लोन बैंक का एसेट है। अब मान लो इसके 10 करोड़ रुपए मान लो बैंक देती है इस कंपनी को, ठीक है, मान लो 7 years के लिए। और अगर मान लो 5 साल बाद ये बंदा आता है और कहता है कि बैंक को यार रिटर्न माय मनी, रिटर्न द फंड्स आई डिपॉजिटेड विथ यू, ठीक है, वैसे केस में बैंक्स क्या करेगा? हाउ विल द बैंक बी एबल टू पे हिज मनी बैक? एंड द इनएबिलिटी ऑफ द बैंक टू पे द मनी बैक इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। बैंक्स अपने बिल्स को पे नहीं कर पाती, सिंपल वर्ड्स में समझो, बिल्स को पे नहीं कर पा रही, तो लिक्विडिटी रिस्क अराइज क्यों होता है? आप पूछोगे मैम ये अराइज ही क्यों हो रहा है? लिक्विडिटी रिस्क तब अराइज होता है जब बैंक अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को फंड करती है किससे? शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से, सॉरी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से, ठीक है। जब बैंक्स अपने लॉन्ग टर्म एसेट को 7 साल का एसेट फंड कर रही है शॉर्ट टर्म से, क्या है शॉर्ट टर्म? 5 साल के, तो वो रिस्क अराइज होता है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं। फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क एंड कॉल रिस्क। फंडिंग रिस्क क्या है? सबसे पहले समझ लो, फंडिंग रिस्क का बहुत सिंपल सा फंडा है कि लेट्स से आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट अस टेक द सेम एग्जांपल फर्दर। मान लो ये बंदा कहता है 5 साल के बाद मेरे को पैसा वापस करो, और 5 साल के पीरियड में देयर इज नो फर्दर डिपॉजिट, ठीक है, नो फर्दर डिपॉजिट, ठीक है। या तो मान लो सडनली उनका ड्राई अप हो गया, सडन विड्रॉल हो गया, तब बैंक्स फंड कहां से लाएंगी? वैसे लिक्विडिटी रिस्क को फंडिंग रिस्क कहते हैं, ठीक है। कॉल रिस्क क्या है? मान लो ये बंदा बैंक को देता है 10 करोड़ फॉर 5 years, और बैंक इस पैसे को लोन के फॉर्म में घुमाती है इस कंपनी ABC के पास, ठीक है। ये भी 5 साल तक देती है इसको 10 करोड़ रुपए। मान लो इनिशियली दिस कंपनी इज मेकिंग रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट टू द बैंक्स, लेकिन अचानक क्या होता है, मान लो ये कंपनी हो गई बैंकरप्ट, ठीक है, ये कंपनी हो गई बैंकरप्ट। अब क्या होगा कि जो इस बैंक के लिए एक एसेट थी वो अचानक से एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई। अब ये बंदा आके कह रहा है मिस्टर एक्स आई वांट माय मनी बैक। अब बैंक अपने पैसे को वापस कैसे देगी? तो वो रिस्क, जब एक परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, वैसे रिस्क को हम टाइम रिस्क कहते हैं। कॉल रिस्क क्या है? बहुत सिंपल है। मान लो अब ये बैंक है, एक कस्टमर सी है इसके अलावा, ठीक है, एक कस्टमर सी है जिसका बैंक के साथ कोई लीगल सूट चल रहा है, और लीगल सूट में कस्टमर सी जीत जाता है और बैंक को डायरेक्ट होती है कि यार यू हैव टू पे 50 करोड़ टू द, मान लो 50 करोड़ टू दिस कस्टमर। अब क्या हो रहा है, बैंक अपने पैसे को इस कस्टमर को दे रही है, और मान लो उस टाइम एक कंपनी आती है XYZ जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बैंक को कहती है कि यार आप मेरे को 50 करोड़ लोन में दो। अब क्या है, क्योंकि बैंक के पास 50 करोड़ डेफिसिट हो गया इस कस्टमर को देके, अब वो इस कंपनी पे फंड नहीं कर पा रही, तो वो क्या है, अपनी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को लेट गो कर रही है। तो वैसे लिक्विडिटी क्राइसिस को वी कॉल रिस्क, ठीक है। और लास्टली इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो एक और टाइप का रिस्क है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन है, उससे जो लॉस अराइज हो रहा है उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं, ठीक है। It's very simple. I hope you understood what is liquidity risk and its type. Now let's move to the second question. The second question is a very simple numerical on NIM. Do not miss numericals because they are very simple and concept based. It says that the average interest earning asset which the bank has is rupees 10,000, और बैंक का जो interest expenses है and revenue है is 600 and 300. तो you have to calculate NIM, ठीक है। The correct answer to the question is 3%. Let us understand what is NIM and how is it calculated. सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क के टर्म्स में, इंटरेस्ट रेट रिस्क अभी समझा कि इंटरेस्ट रेट
मार्केट में फ्लक्चुएट होती है, तो जो रिस्क अराइज होती है वो हो गई इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क समझने से पहले देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये एक कॉन्सेप्ट है, और दूसरा है नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है कि बैंक को जो इंटरेस्ट मिला माइनस बैंक जितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट is both an expense and a revenue for the bank. एक्सपेंस कैसे है? डिपॉजिटर्स को उनका इंटरेस्ट पेमेंट करिए बैंक, तो वो बैंक के लिए एक एक्सपेंस है। लोन से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज लोन से मिल रहा है, वो इंटरेस्ट है बैंक के लिए रेवेन्यू। तो बैंक के पास कितना पैसा आता है माइनस हाउ मच डज इट पे इज नोन एज नेट इंटरेस्ट इनकम। सेम टर्म्स पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेट इंटरेस्ट इनकम को डिवाइड करती है एवरेज अर्निंग एसेट से। मतलब बैंक के पास कुछ एसेट्स होंगे जिससे वो पैसे कमाती है, इंटरेस्ट कमाती है, क्या है? लोन्स हो गए या उसके इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज हो गए, वो होती है उसकी एवरेज अर्निंग एसेट। सो व्हेन वी डिवाइड द इंटरेस्ट रेवेन्यू माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, किसके कंपैरिजन में? टू द एवरेज अर्निंग एसेट्स, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है, जो परसेंटेज आता है, वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज्यादा है, क्या पता चल रहा है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा है, और जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम उतना बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कम। ठीक है, तो इन दिस गिवन क्वेश्चन नेट इंटरेस्ट मार्जिन का क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट रेवेन्यू, बैंक को इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 600 रुपीज इन दिस केस, माइनस द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो डिपॉजिटर्स को कितना इंटरेस्ट पे कर रही है? 300 रुपीज। और द क्वेश्चन कहता है कि एवरेज अर्निंग एसेट्स जो बैंक को इंटरेस्ट देती है वो थी ₹10,000 की। ठीक है, तो NIM हो जाएगा 3%। कैसे 3%? 600 माइनस 300, 300 डिवाइडेड बाई 10,000, 3%। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। अब आ गई बहुत फेवरेट क्वेश्चन RBI की बेसल नॉर्म्स। बेसल क्या एक नॉर्म है? बेसल के कितने नॉर्म्स होते हैं? 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन पूछता है कि एज पर बेसल 1 नॉर्म्स व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल, व्हाट शुड बी द मिनिमम कैपिटल रेशियो। बेसल नॉर्म्स के हिसाब से, क्वेश्चन पे ध्यान देना, RBI के हिसाब से नहीं, बेसल नॉर्म्स के हिसाब से। और बेसल नॉर्म्स के हिसाब से द मिनिमम कैपिटल रेशियो इज 8%। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और सबसे पहले ये सब समझने से पहले समझेंगे कि बेसल नॉर्म्स क्या है, किसने दिया, कितने नॉर्म्स हैं, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले याद रखना, बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, बहुत सुंदर सिटी है। ठीक है, तो क्या है कि 1974 के बैकड्रॉप में, मतलब बहुत क्राइसिस हुए बैंक्स में। क्या क्राइसिस थे कि करेंसी मार्केट और बैंकिंग सेक्टर में देयर वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ अनइवननेस, जिससे देयर वाज अ पोटेंशियल लॉस विच अराइज्ड। अब ये सब चीज को ध्यान रखते हुए 10 सेंट्रल बैंक्स केम टुगेदर टू फॉर्म दिस बेसल कमिटी। और ये बेसल कमिटी क्या करती है? बैंक्स को गाइडेंस देती है कि टर्मोइल के सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशंस में आपको कितना पैसा अपने पास रखना है कि आप उस टर्मोइल या लॉस के या शॉक्स को झेल सको। बस इतना ही कहती है बेसल कमिटी। याद रखना कि आप ऐसे समझो जैसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वैसे ही बैंक्स का भी एक सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक्स का भी एक सेंट्रल बैंक है। अब वैसे बेसल को समझो, ठीक है। तो बेसल क्या करती है, लेकिन सेंट्रल बैंक्स की तरह जैसे RBI एनफोर्स करता है हमारे बैंक्स पे, बेसल एनफोर्स नहीं कर सकती, वो सिर्फ गाइडलाइंस देती है बेसल, और वो बैंक्स पे है कि वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। और जब बहुत लोग कर रहे हैं तो नेचुरल है कि RBI भी इस नॉर्म्स को फॉलो करती है। क्यों अगर RBI ना करे क्या होगा? देयर विल बी अ रेप्यूटेशन डैमेज RBI का। तो बेसल क्या करती है कि वो गाइडलाइंस देती है,
उसके बाद वो एक इम्प्लीमेंटेशन फेज का टाइम देती है और फिर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स उसको अपने बैंक्स पे इशू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया बेसल वन नॉर्म, ठीक है। बेसल वन दो चीजों को बताता है, बहुत सिंपल सा है। बेसल के तो सबसे पहले याद रखना देयर वर 3 बेसल नॉर्म्स। जो पहला नॉर्म आया वो दो चीज से बात कर रहा था, ठीक है। किन दो चीजों पे बेसल नॉर्म्स बात कर रहा था? बेसल वन सबसे पहले बात की उसने CAR, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और दूसरा बेसल नॉर्म्स बात करती हैं रिस्क वेटेड एसेट पे, ठीक है। चलो क्या होता है ये दो टर्म्स, बहुत सिंपली समझेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कि बैंक्स के पास पर्याप्त फंड है, द बैंक हैज एम्पल अमाउंट ऑफ फंड्स टू सस्टेन द लॉसेस, वो हो गया सिंपल टर्म्स में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। ये गवर्नमेंट बैंक है, ये सेटअप हुई, और जैसे बैंक सेटअप हो गई क्या डिपॉजिटर आ जाएंगे? तो बैंक खड़ा करने के लिए पहले तो गवर्नमेंट को बैंक को कैपिटल देना पड़ेगा। सो लेट्स से द गवर्नमेंट गिव्स 100 crores capital, let's say for the building, the staffs, the equipments which the bank require. अब क्या है कि जैसे ही 100 करोड़ मिला और मान लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे डिपॉजिट्स होने लगे, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जिसको हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मान लो बैंक की 100 करोड़ है, ठीक है। अब क्या है कि ये नेट डिमांड टाइम एंड लायबिलिटी से बैंक कुछ परसेंट पैसा मान लो CRR SLR में रखती है। ये कौन बताता है? RBI बताती है। अब और बचा जो पैसा है मान लो इस 100 करोड़ से, ठीक है, लेट्स से द बैंक केप्ट असाइड 15 करोड़ एज CLR और CRR एंड SLR, ठीक है। और मान लो जो 85 करोड़ है वो लोन में घुमा रही है, ठीक है। तो मान लो ऐसा सिचुएशन अराइज होता है कि डिपॉजिटर क्या करता है, अपना पैसा वापस मांगता है, और उस सेम टाइम पे जो फंड ले रहा है बोरोवर, वो एक NPA एसेट में टर्न हो जाता है। जो भी पैसा वो बोरो कर रहा है, वो जो बैंक के लिए परफॉर्मिंग एसेट था, वो अचानक से एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। तो गवर्नमेंट क्या बैंक क्या करेगी? वो पैसा कहाँ से लाएगी? मान लो ये 85 करोड़ जब ये डिपॉजिटर अपना पैसा मांगता है, NPA हो जाती है, तो फ्रॉम वेयर वुड द बैंक फंड दिस मनी? तो ऐसे सिचुएशंस में बेसल कहता है कि बैंक्स को अपने साथ एक कैपिटल बफर हमेशा रखना चाहिए ताकि वो ऐसे लॉसेस को झेल सके, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जब पैसा नहीं दे पाती तो CRR SLR को तोड़ के पैसा देते हैं हम डिपॉजिटर्स को, लेकिन तब भी ये 85 करोड़ का तो डेफिसिट है, तो तब क्या होता है, इस कैपिटल को यूज करते हैं हम। तो बेसल नॉर्म सबसे पहले कही कि CAR कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए। कितना परसेंट कहती है? बेसल कहती है कि 8% होना चाहिए। रिजर्व बैंक कहती है 9% होना चाहिए बैंक के पास। इसका क्या मतलब है कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ का रिस्क वेटेड एसेट है तो उसके अगेंस्ट 8% यानी 8 करोड़ रुपया उसके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगी बेसल के अकॉर्डिंग। RBI के अकॉर्डिंग 9%। रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है? रिस्क वेटेड एसेट बहुत सिंपल से 3 टर्म्स है इसमें। वो एसेट्स जिन पे रिस्क का वेट है, मतलब बैंक के पास जो भी पैसा आता है वो उसके लिए एसेट है और उस पे कुछ ना कुछ तो रिस्क फैक्टर होगा, उस रिस्क फैक्टर के परसेंटेज को रिस्क वेटेड एसेट कहते हैं। तो लेट अस सी दैट रिस्क वेट्स RBI कितना कितना किसको देती है। सबसे पहले गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है नहीं, तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स को 0% रिस्क वेट दिया गया। OECD उनको 20% रिस्क वेट असाइन करती है RBI। रेसिडेंशियल मॉर्टगेजेस 50% और लोन्स जो है, जो आम आदमी को लोन्स लेंड करती है, उसको 100% रिस्क वेट देती है RBI। अब समझ आ रहा है? मान लो इन सारे, ठीक है, इन सारे एसेट्स का रिस्क वेट अगर मान लो टोटल आता है 100 करोड़, तो RBI कहती है कि बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है 9% का। मतलब 9% इनको अपना पैसा असाइड कर लेना है और फिर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी इज सर्कुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। बहुत सिंपल था, यही 2 पॉइंट्स कहती है बेसल नॉर्म्स।
और बेसल नॉर्म 1 में जब देखा गया कि फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए, तब आई बेसल नॉर्म 2 और इवेंचुअली आई बेसल नॉर्म 3। ठीक है, याद रखना बेसल 1 में रिस्क को परसेंटेज का वेट देते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट बेसल 2। एज आई सेड यू दैट विद द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बेसल 1 बेसल 2 केम अप, और बेसल 2 में क्या हो गया कि इनने 3 पिलर्स दे दिए रिस्क के, कि रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है। ठीक है, तो द क्वेश्चन आस्क्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसल नॉर्म्स। सो इट हैज 3 पिलर्स, ये करेक्ट है। द मिनिमम कैपिटल रेशियो रिमेन्स द सेम 9%। तो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स को रखने थे आरबीआई के हिसाब से, वो अभी भी 9% है, सही है। उसके बाद इन बेसल 2 फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट देयर इज अ रिस्क बेस्ड रेटिंग मिलती है इनको। तो बेसल 1 में क्या था कि वेटेज मिल रहा था, यहाँ पे क्या होगा, रेटिंग मिलेगी, 1 हो गया, 5 हो गया, ऐसा रेटिंग मिलेगा। And the last option says that if a company has higher rating, which means it would contribute less risk, तो ऐसे लोगों को ज्यादा लोन मिलेगा। So the correct answer to the question is option E। चलो बेसल 2 नॉर्म्स के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स को समझते हैं। पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। बैंक्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे, CRR से, SLR से, CAR से, है ना। इसके अलावा मिनिमम कैप मतलब क्या कहती है बैंक, CRR SLR कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताती है। CAR बेसल नॉर्म्स के हिसाब से फिर RBI सेट करती है, 9% उनने सेट किया। तो उनने कहा कि यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना है आपको। ठीक है, दूसरा पिलर दे दिया सुपरवाइजरी एंड रिव्यू रोल। तो बेसल के हिसाब से कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज नॉट द ओनली रिस्क व्हिच बैंक्स वर फेसिंग, देयर वर 3 मोर टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज क्रेडिट रिस्क, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। तो बेसल कहती है कि कैपिटल रिस्क के अलावा बैंक्स को क्रेडिट, ऑपरेशनल और मार्केट रिस्क पे ध्यान देना है। क्रेडिट रिस्क क्या है, क्रेडिट का सिंपल मतलब क्या है, डिफॉल्ट हो गया, एनपीएस को मॉनिटर करो, सिंपल एग्जांपल है क्रेडिट का, एनपीएस को मॉनिटर करो। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, जो बैंक के डे टू डे ऑपरेशन की वजह से रिस्क अराइज होता है। लेट्स से द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच द बैंक शुड हैव, लेट्स से द बैंक हैज टू हैव 3 PUs, लेकिन बैंक के पास एक ही PU है, उससे क्या हो रहा है, टाइम क्रंचिंग, ये एक ऑपरेशनल रिस्क है। ह्यूज लाइन्स फॉर द सर्विसेज टू बी रिसीव्ड, वो एक ऑपरेशनल रिस्क है। तो बेसल ने कहा कि आप क्रेडिट को तो मॉनिटर करो ही, ऑपरेशनल रिस्क को भी मॉनिटर करो, और लास्ट उन्होंने कहा कि आप मार्केट रिस्क को, वो रिस्क जो मार्केट की वजह से अराइज होती है, उन रिस्क को भी आप मेंटेन करोगे। और द थर्ड पिलर जो था वो बहुत सिंपल था, वो कहते हैं कि मार्केट में डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए। मार्केट में डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर का मतलब है कि बैंक्स हैव टू डिस्क्लोज देयर पोजीशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो अपने एसेट्स को या लाइबिलिटीज को कम या ज्यादा स्टेट नहीं कर सकते। तो यही 3 पिलर यूज हो रहा था बेसल 2 के नॉर्म्स में। और इन कंपैरिजन टू बेसल 1, बेसल 2 में रेटिंग्स यूज किए जा रहे थे। वहां पे परसेंटेज वैल्यू एसेट हो रहा था कि रिस्क वेट गवर्नमेंट का जैसे 0 है, तो यहाँ पे कस्टमर्स को रेटिंग्स मिल रही थी 1% या 5%। तो अब बैंक्स को क्या इजी हो रहा था, पहले इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क वो बेसल नॉर्म के थ्रू दोनों लोगों को, मतलब मान लो अगर एक बंदा है जिसका रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है और एक बंदा है जिसका रिस्क कैपेसिटी लो है, तो अब बेसल 2 के अंदर बैंक उन लोगों को लोन देना प्रेफर करेगी जिनका रिस्क एपिटाइट कम है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बनेंगे परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको वो लोन देगी। यही कहती है बेसल 2 नॉर्म। वहां पे वेट्स था, इसको रिप्लेस कर दिया रेटिंग से, ठीक है। वन मोर थिंग, CAR का कैलकुलेशन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट। तो ये क्या होगा, वी विल स्टडी फर्दर। नाउ बिफोर दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन आस्क्स, इसी पे टायर 1 टायर 2 कैपिटल पे, कि एज पर बेसल 3 नॉर्म्स व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टायर 2 कैपिटल। सबसे पहले
एक चीज समझना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब है बैंक्स को कितना पैसा असाइड करना है लॉस को मिटिगेट करने में. दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट. ठीक है. टायर 1 कैपिटल क्या है? टायर 1 कैपिटल वो है जो बैंक का खुद का पैसा है. टायर 2 कैपिटल वो है जो बैंक दूसरों से लेती है, जो उसका एसेट तो है लेकिन वो उसको रिटर्न करना है, जैसे हाइब्रिड फंड्स. टायर 1 में क्या हो गया? बैंक की इक्विटी. ठीक है, ये हो गई. तो आरबीआई कहता है कि सीएआर के अंदर टायर 1 में 7% पैसा और टायर 2 में 2% लोगों को अपना मेंटेन करना है. सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बेसिल 3 इज 2%. दैट इज ऑप्शन ए. नाउ यू मे आस्क मी मैम बेसिल 2 और बेसिल 3 में क्या डिफरेंसेस था? सी, बेसिल 2 को 3 पिलर्स में बांटा गया. ठीक है. अब बेसिल 3 2007-8 के क्राइसिस में ये पता चला कि बेसिल नॉर्म्स में बहुत और फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए. तब आया बेसिल 3 नॉर्म्स. अब बेसिल 3 नॉर्म्स में क्या क्या इंक्लूड हो गए? सीसी ट्रिपल सी भी ऐड हो गया, ये सब ऐड हो गए. ये एडिशनल कॉन्सेप्ट्स विल कवर सम अदर डे, but right now keep in mind the tier 1 tier 2 capital requirement as per Basel 3 norm is 2%. ठीक है. Now this is a homework question for you which is again a numerical and you have to let me know what is the capital ratio in this given scenario. I hope you enjoyed this session. Do revise risk management as it is a very important chapter and it can fetch you good marks in the exam. Thank you.